नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिनके साथ हूँ उनके क्लासरूम में इंटर करते ही सारे बच्चों के चेहरे पे खुशी का लहर दौड़ जाता है और सारे सवाल नो बॉल हो जाते हैं और फ्री हिट का मौका देखते ही ऐसा बल्ला घुमाते हैं कि बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर और कॉन्सेप्ट विद्यार्थी के जहन में होता है। आज मैं आपका मुलाकात कराने जा रहा हूँ पटना के एक विख्यात कोचिंग संस्थान केडी कैंपस के गणित के मशहूर अध्यापक इंजीनियर गौरव सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आपके सभी विद्यार्थी मानते हैं कि आपने मैथ को बड़े मजेदार बना दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर, ये मैथ को मजेदार बनाने का क्या कारण हो सकता है सर, और उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें चलती है? देखिए, किसी भी विषय को मजेदार बनाने के पीछे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें रुचि पैदा करना। जब तक एक बच्चे को रुचि पैदा नहीं होगा किसी भी टॉपिक पे ना, वो टॉपिक मजेदार नहीं बनाया जा सकता है। तो उसके लिए एक टीचर का बहुत रोल अहम हो जाता है कि विषय वस्तु को कितना सरल और सहज तरीके से आप प्रस्तुत करते हैं। जब तक एक ग्रामीण परिवेश का बच्चा हो, उसकी भाषा में जाकर आप विषय को बोल नहीं पा रहे हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उस बच्चों के लिए इस कंपटीशन को फेस करना। तो एक टीचर का रोल यहाँ पर बहुत अहम होता है कि वो उस बच्चे के दिमागी रूप से दिमाग पर जाए और एक्चुअली दिमाग में उनके क्या चल रहे हैं। एक अच्छे टीचर का गुण ये भी होना चाहिए कि बच्चों का दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं ना, वो सवाल आप रीड कर सके और तभी आप उसको समझा सकते हैं। और एक बार कैंडिडेट में रुचि पैदा हो गया तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। जी, सही बात है। अगर इंटरेस्ट आ गया बच्चों में तो फिर वो मेहनत करेंगे, खुद मेहनत करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। सर, आप मैथ पढ़ाना कब से स्टार्ट किए या इसके पहले कुछ और भी करते थे आप क्या? मुझे अगर मैथ पढ़ाने की बात हो ना, तो मैं 9th क्लास से ही मैथ पढ़ाया बच्चों को। जब तक इसका श्रेय मेरे दादाजी को जाता है, जो पेशे से अध्यापक थे। जो बच्चे उनके पास पढ़ने आते थे उनको मैं 8th क्लास के बच्चों को मैं पढ़ाता था। मैं खुद 9th में था लेकिन 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाता था। फिर मैं 10th पास किया, पूरे अनुमंडल में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया और पूरे राज्य में मेरा स्थान 5वां था। तो विषय पढ़ाने का रुचि जो है वो दादाजी की ही ओर से शुरुआत की गई थी। लेकिन मेरे को मजा आने लगा जब बच्चे आकर पूछते थे ना कि सर भैया ये कैसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो बहुत मजा आता था। उस समय बच्चे हम भी थे, उतना समझदारी तो थी नहीं, लेकिन मजा बहुत आता था कि हाँ यार ऐसे ऐसे पढ़ लो, ऐसे ऐसे पढ़ लो। तो बहुत सारे बच्चे रिस्पेक्ट के नज़र से हमको देखते थे। तो रुचि कहीं ना कहीं एक तरह की वहीं से मेरी शुरुआत होती है। ये बात तो सही है सर कि अगर आप किसी चीज़ को दादाजी या नाना जी से सीखते हैं और आप किसी नॉर्मल लोगों से सीखते हैं तो अलग फर्क होता है। जैसे अगर कोई घुड़सवारी सीखता है सर, तो अगर वो नाना के कंधे पे बैठकर चला नहीं बचपन में तो फिर उसको ये भरोसा नहीं होगा कि ये घोड़ा हमें गिराएगा नहीं। वो भरोसा हो जाता है कि जिस घोड़े पे हम सवार हैं ये कभी नहीं गिराएंगे। तो सर आप एडवांस मैथ पढ़ाते हैं। सर, एडवांस मैथ पढ़ाने मतलब सीखने में कितना समय लगता है और इसको सीखने के लिए बच्चों को क्या क्या करना चाहिए? कि एडवांस मैथ, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि एडवांस मैथ तो अलग से मैथ्स नहीं है, वो मैथ्स का ही एक पार्ट है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो हमारे बिहार बोर्ड में भी पहले एडवांस का एक अलग पेपर हुआ करता था। एडवांस मैथ इज अ पार्ट ऑफ अर्थमेटिक, लेकिन आज जनरल कंपटीशन के मार्केट में इसे अलग एक मैथ्स का नाम दिया गया और अर्थमेटिक को एक अलग नाम दिया गया, लेकिन दोनों एक ही है। दूसरा सवाल जो आपका था कितना समय लगता है, अगर आप सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ पढ़ रहे हैं तो 5 से 6 महीना काफी है। अब आपके सवाल रहेंगे कि ये सिंगल सब्सक्रिप्शन ये मतलब ये है कि जैसे मैं यूं कहूं कि आज का जो दौर बदला है, परिवेश बदला है, खास करके अभी जो बच्चे हैं, रील वाले बच्चे काफी ज्यादा हैं, यूट्यूब वाले बच्चे ज्यादा हैं। इसमें इंफॉर्मेशन आज के तारीख में कैंडिडेट से ज्यादा इंफॉर्मेशन है मार्केट में, कैंडिडेट कम है। इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा है कि आप भटक भी सकते हैं। तो इसमें आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। एक टीचर को आप टेस्ट कर लें कि अगर ये आपको मैथ पढ़ा सकते हैं तो फिर 5-6 महीना उनके साथ स्टिक रहने की जरूरत है। जैसे कहावत है ना
कि एक सफल पुरुष के पीछे कामयाब महिला का हाथ होता है, उसी तरीके से सफल विषय के अगर आप जानना चाहते हैं तो सिंगल सब्सक्रिप्शन का भी हाथ है। सिंगल सब्सक्रिप्शन का भी हाथ है, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप 2-3 लेकर बैठे हुए हैं तो बिल्कुल आपका कंफ्यूज होना लाजमी है, आप कंफ्यूज हो गई होंगे। वो जब आप एक प्रो लेवल पे पहुंचते हैं ना तो आप कर सकते हो मैनेज, लेकिन इनिशियल फेज में हमें सिंगल के साथ स्टिक रहना है और जैसे मेंटर आपके कह रहे हैं वैसे आपको करते चलना है 5-6 महीने। मतलब एक सब्सक्रिप्शन लेना है कि नहीं, एक टीचर से आप पूरे थ्रू बिल्कुल। ऑल ओवर इंडिया आज के तारीख में मैं बता दूं आपको, सारे अध्यापक एक सिमिलर वे में पढ़ा रहे हैं, बस कहने का तरीका सबका अलग अलग है, वरना चीजें सबकी सेम है, अलग नहीं है। बच्चों को चाहिए कि एक जगह टिके, लेकिन एक है ना कि आपके जमाने, अभी जो हम और आप जिस जमाने से हैं, लेकिन अब के जो जमाने के बच्चे हैं, खास करके 2000 के पार वाले बच्चे, ये एक जगह टिकते भी तो नहीं है। इनको 2 मिनट में अगर कुछ समझ में नहीं आया, चेंज द चैनल, स्क्रॉल करना, बिल्कुल स्क्रॉल रील्स, वो 2 मिनट में सीखना चाहते हैं, मुश्किल है, लेकिन हाँ समझाया जा सकता है। सर बच्चे तो इधर उधर स्विंग कर रहे हैं, लेकिन आप जब क्लास में आते हैं तो आप माही भाई का हमेशा नाम लेते हैं, तो माही भाई से इतनी दिलचस्पी, इसका कोई विशेष कारण है क्या सर? विशेष कारण नहीं है। आप जाने कि आज का जो कंपटीशन का दौर है ये बहुत फियास लेवल पे पहुंच चुका है, खास करके भारत जैसे देशों में, और यहाँ पर भटकाव बहुत जल्दी है। तो आप हर युवा काल में बच्चों को क्रिकेट से बहुत शौक रहता है। अपने भारत में क्रिकेट को एक धर्म ग्रंथ की तरह माना जाता है, तो आप अगर सीख सकते हैं तो एग्जाम्पल भी उसी व्यक्ति का दें जो बच्चे देखकर बड़े हुए हैं। और हमारे कंपटीशन का जीतने का मूल मंत्र 3 ही है सर, प्रैक्टिस, परसेवरेंस और पेशेंस। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप जब तक वेट भी करना नहीं जानते हो, आप उसमें लगे कंटिन्यू नहीं हो, तब तक जीत पाना बड़ा मुश्किल है। और माही भाई इसका जीता जाता उदाहरण है। माही का नाम नहीं है सर, क्रिकेट की दुनिया में आप देखिए ना, तो एक विश्वास है, एक उम्मीद है। एक छोटा सा राज्य से, एक छोटा सा कस्बे से उठकर आज पूरे विश्व में अपना पहचान बनाना इतना आसान नहीं होता है। और वो कामनेस देखिए कि विकेट के पीछे रहकर भी वो काम दिमाग से, दिमाग में प्लानिंग चल रही है उसकी, कब क्या करना है उसको प्लान पता है। आज जितने का भी मूल मंत्र यही है सर कि आप काम रहे, आएंगे अप्स एंड डाउन्स, पार्ट ऑफ लाइफ। आप अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है हर कोई असफल हुआ है। कोई आज के तारीख में कह नहीं सकता है ना कि हम पहली दफा ही दिए थे और पहली दफा पास हो गए थे। असफलता आपको बताती है कि हाँ अभी कुछ कमियां रह गई थी। इसमें बेचैन नहीं होना चाहिए, आप शांति से लगे रहें और माई माई से सीखें। आप हाल ही के दिनों में वर्ल्ड कप का फाइनल देखें, अच्छा लगा कि भारत ने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन फाइनल के दिन अगर सभी ने किसी को मिस किया तो नाम था माही। एक विश्वास का नाम है सर। आप एक अगर पर्सन से देखते हैं तो गलत देखते हैं। मैं एग्जाम्पल यही देना चाहता हूँ अपने बच्चों को कि माही का नाम नहीं है सर, नाम मत देखो, वहीं से बहुत कुछ सीखने को है, सीखिए उस बंदे से, तो आपको समझ में आएगा कि भाई अभी मेहनत करना है और गिरना है, उठना है, बस रुकना नहीं है। बस एक चीज और देखा जाता है सर आपके क्लास में कि आप बच्चों को हंसाते बहुत हैं, तो कभी सर आपका कोई कॉमेडी या मिमिक्री से कोई वास्ता रहा है क्या? नहीं, हंसाने का पर्पस ये है कि मेरे गुरु थे, उन्होंने बहुत अच्छा बात हमको बोला कि यार कभी भी अगर तुम पढ़ाते हो ना तो एक अगर आपको कुछ नई बात बच्चों को समझाना है तो कुछ देर बच्चों को हंसाइए, जरूरी होता है। बच्चे जब तक हंसेंगे नहीं, खुश नहीं होंगे, और फिर जो नया कॉन्सेप्ट है, दिमाग जब रिसिप्टर लेने के लिए तैयार है, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए तैयार है, उसी समय आप अपना इंफॉर्मेशन डाल दीजिए। बच्चों को पता भी नहीं चला और बच्चा को आप सिखा भी दिए, वो लेकर चले गए। तो रोल वही होता है कि कैसे आपको उसको देना है, ठीक है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल बच्चे होते हैं, उनको समझाना भी टीचर का ही काम होता है। जैसे सर निजी तौर पर मेरे जैसे बच्चे जी और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ से डर लगता है, बोलते हैं कि हम जीके जीएस तो पढ़ लेंगे, इंग्लिश तो पढ़ लेंगे और सारे पेपर तो पढ़ लेंगे, लेकिन मैथ से डर लगता है। तो इस डर को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए?
देखिए डर, रॉबिन बाबू, अगर मैं बात बोलूँ कि डर एक दिन का नहीं होता है। डर की बात किया जाए तो मैथ से या किसी भी विषय से अगर डर है, जैसे खास करके मैं ग्रामीण बच्चों को देखता हूँ जो बिहार के सुदूर जिले से आते हैं पटना में तैयारी करने, उनको जब मैं देखता हूँ तो उनका इंग्लिश एक फोबिया है सर। अब इंग्लिश से डर नहीं उनका है, एक्चुअली जब उनको पढ़ना था तो शायद वो रुचि नहीं बना पाए, उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाए। तो मैथ को लेकर भी ऐसा ही मिथ है, लेकिन मैथ एक जीवन है सर। अगर आप जिंदगी जीना चाहते हैं तो मैथ्स जीवन है। मैथ्स के एक साथ आप इस पर विश्वास कर लेना, मैथ्स आपको जिंदगी जीना सिखाता है कि कैसे आपको जीवन में बैलेंस करना है, और आप भी जानते हैं कि जीवन एक बैलेंस का ही खेल है। तो मैथ्स जरूरी है, मैथ्स जरूरी है। जितनी विश्वास उनकी आंखों में होती है आपको देखकर, उतना ही अगर आप गहराई से अगर आप किसी भी विषय को पढ़ लेना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में चलते हैं और ये जानना चाहते हैं कि गौरव सर, जो आज गौरव सर के नाम से विख्यात थे, कभी गौरव सिंह हुआ करते थे, तो ये गौरव सिंह से गौरव सर तक का सफर थोड़ा सा विस्तार में बताइए सर। अच्छा, ये बड़ा कठिन प्रश्न है। चलिए कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये एक दो लाइन में तो इसका उत्तर देना संभव नहीं है। कोशिश करता हूँ कि शुरुआत करूँ। गौरव सिंह जो है वो गौरव सर का सफर बहुत अप्स एंड डाउन से बने हैं। गौरव सिंह का जन्म एक बहुत मध्यवर्गीय फैमिली में हुआ था, जिनके दादाजी एक अध्यापक थे, और जन्म के दौरान ही पिताजी का नौकरी लगता है बिहार पुलिस में। स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हम लोग दो भाई बहन, सबको अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया जा सके, इतना भी अच्छा घर का सीन नहीं था। तो जैसे हर स्टूडेंट का शुरुआत से शौक होता है, तो मेरा भी एक शौक था क्रिकेट खेलना, मजा आता था। तो खेलते खेलते घर में बहुत बार मार भी खाया, डांट भी सुना कि पढ़ते क्यों नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट था उस समय कि नहीं भाई, आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है, घर की स्थिति तभी सही होगी। तो उस दौरान जब मैं क्रिकेट खेलता था तो कभी कभी मैं अपने टीम का कैप्टन था स्कूल का। तो बहुत सारे प्राइज जीते, कभी थाना अध्यक्ष साहब आकर पुरस्कार दे रहे हैं, कभी मुखिया साहब थे, कभी प्रमुख आए, कभी एसडीओ साहब आए। तो मजा आने लगा, जब पुरस्कृत करने लगे तो मजा आने लगा। फिर थोड़ा नाम फेम बनने लगा, अच्छा लगा, अखबार में नाम आने लगा। तब घर को पता चला कि बंदा क्रिकेट खेलता है। तो अब वो लोग भी शांत रहने लगे, क्योंकि अब एक होता है कि उस जमाने में जाकर आप नाम आ जाना बहुत बड़ी बात होती थी, अच्छा लगने लगा। फिर मेरा क्रिकेट के ही दम पर चयन बड़े बड़े स्कूलों में होने लगा, स्पोर्ट्स कोटा में। मेरा भी चयन फिर मेरा 2000 में जब बंटवारा होता है, बिहार और झारखंड अलग अलग होते हैं, तो पापा ने कैडर चुना झारखंड। फिर मैं झारखंड से निकलता हूँ। फिर मेरा स्कूल में दाखिला होता है, बड़े स्कूल इंग्लिश मीडियम में, और वहाँ से मैं उनके लिए खेलना स्टार्ट करता हूँ। अब खेलते खेलते होता क्या है कि जिला स्तर तक मेरा नाम चला गया। अब मैं, झारखंड का एक जिला है धनबाद, मैं वहाँ से खेलना स्टार्ट कर देता हूँ। बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन जब स्टेट चुनने की बारी आई तो मैं बहुत आसान्वित था कि मेरा चयन लगभग तय है। स्कूल के द्वारा भी, जिला स्तर के द्वारा भी मुझे बोला गया कि आपका चयन लगभग तय है। लेकिन जब अखबार में नाम देखा मैं बड़ा शॉक्ड हो गया, मेरा चयन उसमें नहीं था। दो इंसान को ही धनबाद से चुनना था जिसमें मेरा नाम नहीं था। दोनों एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनके पास तो वो रुतबा था उस जमाने में, समझ रहा हूँ। तो वहां से उनका चयन हो जाता है। लेकिन उसी दौरान एक बिचौलिया ही कर सकता हूँ, वो बोला कि भाई साहब झारखंड से मैं आपको, सॉरी बंगाल से मैं आपको करवा देता हूँ। लेकिन उन्होंने जो पैसे मांगे वो मैं सक्षम था ही नहीं। बहुत ह्यूज अमाउंट थे मेरे लिए, क्योंकि मेरे पीछे भी घर में मैं बात भी कर नहीं पाया, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पीछे भी कुछ मेरे भाई बहन हैं, उनको भी देखना है। तो
वो सपना मेरा काफ़ी टूटा। लगभग 5-6 महीना डिप्रेशन में रहा। लेकिन जो पहली मोहब्बत होता है वो पहली मोहब्बत नहीं होता है। उस जमाने में कहाँ पता था कि क्रिकेट के अलावा भी कुछ और मेरी दुनिया है। उस समय तो यही लगा कि मेरा दुनिया यही है और मैं खत्म हो रहा हूँ। उसके बाद मैं लगभग 5-6 महीना बहुत डिप्रेशन में रहा, बहुत ज़्यादा। किसी से कोई बातचीत नहीं, कमरे में अकेले अपने आप को बंद कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या है इसके बाद, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं था उस जमाने में। बहुत ज़्यादा एक डर सा होता है ना कि अब लोग क्या कहेंगे। ये जो समाज वाला जो डर था ना वो मेरे ऊपर ज़्यादा हावी था कि अब लोग क्या बोलेंगे, क्या चले थे बहुत बड़े बनने, क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था ना हो पाएगा, बेकार के मेहनत कर तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, बला बला। लेकिन इसमें मेरी बहन का योगदान बहुत ज़्यादा है रीस्टार्ट करने में। फिर मैं इंजीनियरिंग किया झारखंड से और पढ़ाना स्टार्ट किया। जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया तो मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि एक मोहब्बत को छोड़कर एक जो मेरी जीवन हुआ करता था वो पुरानी वाली फीलिंग, अब फिर से पढ़ाना वो मज़ा आ ही नहीं रहा था। जो क्लास को 9-10 में आता था मज़ा, वो वाली भी मज़ा नहीं आ रहा था। बच्चे अगर पूछते थे, कॉन्फिडेंस मेरा बहुत लो हुआ करता था। बच्चे अगर पूछते थे सर मेरा हो जाएगा ना, मुझे एक बात क्लिक किया कि यार मैं इनके सामने कैसे बोलूं, मैं तो खुद फेल हो रहा, वो टिस लगती थी। लेकिन एक बात समझ में आ गया था कि अगर जीवन में बने रहना है, अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखाने होगी। अगर एग्जाम वाला तैयारी में टीचर बने हो तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम क्लियर करना होगा जी। लोग तभी आपके सुनेंगे जब आपने कुछ कर रखा है। तो मेरा पहला अटेम्प्ट 2015 था एसएससी का। इंजीनियरिंग के बाद में जब आता हूँ तो पहला अटेम्प्ट मेरा 2015 था। मेंस तो मैं 1.25 घंटे में करके बैठा हुआ था। मैं पेपर 3 बार किया, 196.5 आए मैथ्स में मेरे स्कोर, लेकिन इंग्लिश में महज मेरे 110 नंबर आए थे। यूडीसी मिला, मैं खुश नहीं था, देहरादून में मिला। तो 2016 में मैं दोबारा दिया। तो उस समय सिलेक्शन पोस्ट आती थी, अब भी आती है। 2016 में पहली बार क्या हुआ था ना कि सिलेक्शन पोस्ट पहले इंटरव्यू के बेसिस पर हुआ करता था। 2016 में सरकार ने निर्णय लिया कि अब इसका भी एक एग्जाम होगा, सिलेक्शन पोस्ट का भी। पहले एग्जाम के थ्रू इनका चयन नहीं होता था। आपके 10th 12th और डिग्री में कितने मार्क्स आए हैं उसके अनुसार इनका चयन होता था। लेकिन 2016 शायद भगवान ने मेरे लिए ही स्क्रिप्ट लिखा था। चंडीगढ़ NWR से मैं फॉर्म भरता हूँ। वहां मेरे ब्रांच की से 4 पोस्ट थे इंजीनियरिंग, उनके हर ब्रांच के लिए अलग अलग उसमें वैकेंसी आती है। 4 ही पोस्ट थे मेरे, उसमें जनरल के 2 ही सीट थे और मैं देता हूं। मेरा उसके एक ही एग्जाम थे, मेरे 122.5 नंबर आता है और मुझे नहीं पता था कि मेरा रैंक क्या होगा। मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पता चलता है कि मैं रैंक 1 हूं। तो वहां से मेरा खोया हुआ विश्वास धीरे धीरे लौटने लगा कि हाँ मैं कुछ अब स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं बच्चों के सामने आंख में आंख मिलाकर बात कर सकता हूं। ये हो क्या रहा था उन दिनों जब मैं स्टार्टिंग किया था पढ़ाना। मैं आता था, मैथ बनाता था, बच्चों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं होता था। लेकिन अब वो विश्वास आने लगा कि नहीं अब मैं कर सकता हूं, कि अगर मैंने किया तो तुम भी कर सकते, तुम भी कर सकते हो। और मेरी पहली पोस्टिंग मिलती है जम्मू कश्मीर में, जम्मू में असिस्टेंट इन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री था, हैंडलूम वाले में असिस्टेंट के पद पे था। 4600 पे ग्रेड की नौकरी थी। लेकिन घर में तब तक माता जी का मेरा तबियत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगता है, उनके देखरेख में भी हम ही को होना पड़ता है। और उस समय जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे नहीं थे। और सिलेक्शन पोस्ट का एक डिमेरिट क्या है कि आप जहां सिलेक्शन जिस जोन में आपका होता है, आपका ट्रांसफर बहुत मुश्किल से होता है।
मतलब ना के बराबर। ना के बराबर। जैसे रेलवे में जो हालात है, आप जिस जोन से भर दिए, लगभग ये तय मान के चलिए कि पूरा जीवन आप वहीं रहने वाले हैं। ऐसा ही मेरा भी हुआ। लेकिन उसी दौरान एसएससी की देवी नीतू मैम से मुलाकात होती है और मैं दिल्ली आया हुआ था कुछ काम से, तो उनसे मुलाकात होती है, घंटों बात हुई। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है सर, आप आ जाओ। और अगर मैं कहूँ तो तब तक मैं पढ़ा रहा था, लेकिन वो जो गौरव सिंह से गौरव सर का जो सफर है ना, वो फिर नीतू मैम ने ही मुहर लगाई कि अब आप गौरव सर हैं। अब इस आप बढ़ाने होंगे उस दिन से गौरव हाँ, गौरव सर के गौरव सर के नाम नाम से से मैं जानने लगा, क्योंकि वो विश्वास नीतू मैम ने दिखाई और वो मुझे एक बात का आश्वासन दी थी कि सर आपको नौकरी छोड़ने का रिग्रेट में पूरा जीवन नहीं होने दूंगी। ये मैं आपको बस एक लाइन ही वो बोली जो मेरे दिमाग में एकदम छा गया। वो बोली कि सर मैं आपको एकदम हीरो बना दूंगी। और वो मेरे लिए, अगर मैं कहूँ कि कॉम्पिटिशन लाइन में मेरी कोई गॉड फादर है तो गॉड फादर नहीं, गॉड मदर ही है वो, और मैं ओनली उन्हीं को एक मानता हूँ। तो ये रहा था मेरा, ये था मेरा छोटा सफर। और तब से मैं अब गौरव सर के नाम से ही जानता हूँ। ऐसा माना जाता है सर कि अगर आप अपने मन का छोड़ दें और अपने आप जरूरत का करने लगे तो इसका मतलब है कि आप मैच्योर हो गए। तो क्या गौरव सर को कभी ये टीस होती है कि गौरव सर आज एक मास्टर की जगह क्रिकेटर होते तो ज्यादा अच्छा होता? अगर आज के रेफरेंस में बात करूं तो नहीं, लेकिन उस दौरान हाँ, जब मैं छोड़ा था तो 1-2 साल तक तो मुझे कोई रिग्रेट था। मैं उस समय अपने आप को मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, एक नया लाइफ में अपने आप को मैं एडजस्ट कर ही नहीं पा रहा था। तो उस समय हाँ, लेकिन आज जब बच्चों का इतना प्यार मिलता है और जब बच्चे आते हैं और वही वाली बात फिर पूछते सर मैं कैसे तैयारी करूँ, और मैं थोड़ा सा भी अगर उनका रोल अदा कर सकता हूँ कि तैयारी में थोड़ा सा भी पार्ट बन सकता हूँ, वो बड़ा सुकून देता है। कल परसों की मैं बात बताता हूँ, एक अपना ही केडी कैंपस का बच्चा माइंस में यूडीसी पद पे है। उन्होंने कल फ़ोन किया रात में, बोला सर आपने जैसे बोला वैसे मैंने किया और आज मैं इस पद पे चयनित हूँ। आगे मैं तैयारी आप ही के मार्गदर्शन में करना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ। तो वो फिर मैं बताया, और रेगुलर जो भी बच्चे सफल होते हैं वो रेगुलर टच में होते हैं। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि वो असफल बच्चे भी असफल नहीं है सर, शायद उनमें जो कमियां है ना वो टीचर हैंड टू हैंड जाकर देख नहीं पा रहे हैं। और मेरा रोल यही होता है कि सर उस बच्चों के पास जाकर बात करें। हर बच्चों में भगवान ने एक असीम टैलेंट देकर भेजा है, हर बच्चे टैलेंटेड है सर, बस उसको देखने भर की दे, बस उसको पता होना चाहिए कि हाँ, फॉल्ट कहाँ है। अगर एक बार आप उसको डायग्नोसिस कर लिए वो कुछ भी कर सकता है, बस उसमें विश्वास जगाने का देर होता है सर। जब बच्चे अपने गांव से, गलियारे से, छोटे शहर से एक झोला लेकर निकलते हैं कि अब कुछ बड़ा करना है, अब कहीं सिलेक्शन लेना है, सरकारी जॉब करना है या कुछ भी बड़ा करना है, पटना आते हैं, यहाँ बोर्डिंग रोड, अशोक राजपथ के गलियों में जब घूमते हैं तो वो तो छोटे शहर से आए हैं और यहाँ जब देखते हैं माहौल ये, तो वो अपने पद से विचलित हो जाते हैं, थोड़ा सा भटक जाते हैं। तो वो आए थे यहाँ पेन और पेपर लेकर और आज गली में घूम रहे हैं, चाय के टपरी पे बैठे हुए, समझ रहे होंगे सर। तो वो कब उनको सतर्क हो जाना चाहिए कि अब हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अब हमें सतर्क होना चाहिए। वो क्या अपने अंदर ऐसा बदलाव देखें ताकि वो सतर्क हो जाए? देखिए, अगर इसका बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण ये है कि जब आप अपने माँ बाप का कौल से ज्यादा किसी का और कौल अच्छा लगने लगे तो समझ जाइए आप गलत रास्ते पे आप गलत रास्ते पे चल चुके हैं। तो मेरा कहना यह है कि बच्चे जब आते हैं यहाँ तो सरकारी नौकरी का तैयारी करने वाले आप भी जानते हैं कि बहुत मध्यम वर्गीय छात्र ही होते हैं अमूमन। तो उनमें मोटिवेशन के लिए कोई मोटिवेशनल गुरु को सुनने की जरूरत नहीं है। वो अपने माँ बाप से डेली बात करें और प्रतिदिन बात करें।
वो एक अलग मोटिवेट करते हैं सर। हम मध्यवर्गीय को बाहर देखने की जरूरत नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, घर को देख लीजिएगा। हालात इतने खराब है सर कि आपके इंतजार कर रहे हैं, घर वाले आपके नौकरी का ही इंतजार कर रहे हैं। आप कब भटक जाते हैं कि जब घर वाले का फोन वेटिंग में रखते हैं और सामने वाले से आप घंटों बतिया रहे हैं। और ये युवा अवस्था में इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है, लाजमी सी बात है कि होती है, लेकिन हद में मतलब बात करें नहीं, आप एक तैयारी के दौरान बात ना करें तो ही अच्छा है, तो अच्छा है। और आप अगर सफल हो जाते हैं तो फिर आपका जीवन है, कौन रोकने वाला है साहब, पूरा जिंदगी आपकी है। एक बात सर आप कहते हैं हमेशा कि अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो आपके साथ अगर कोई महिला मित्र सफर कर रही हो तो आप अपना व्यक्तित्व ऐसा रखें कि वो आपके साथ सेफ महसूस करे। तो इसका सर रीजन क्या आप बच्चों में देखते हैं ये चीजें कि आज जो बच्चे क्लास कर रहे हैं उनके साथ महिला मित्र उनकी सेफ महसूस नहीं कर रही है? आप तो पत्रकार हैं और आप सारी न्यूज को कवर भी करते हैं, बहुत अच्छे सुलझे हुए पत्रकार आप हैं। मैं तो यही करना चाहता हूँ कि हाल ही के दिनों में झारखंड की एक घटना होती है, एक विदेशी महिला। जी जी। तो साहब हमें बच्चों को समझाना होगा कि नौकरी लेना, पढ़ के हम नौकरी तो ले सकते हैं, लेकिन वो व्यक्तित्व वो सर कहीं स्कूलों में, कहीं कस्बों में, कहीं घरों में वो आपको डेवलप करना होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि एक पुरुष का आप देख लीजिएगा, खास करके जो बच्चे आते हैं, कम उम्र के बच्चे होते हैं, दो माइंडसेट होता है पुरुष का। नहीं तो समझिए ना सर कि हम एक तो पब्लिक प्लेस में महिला के साथ कैसे हैं, और एक जब मेरी महिला मित्र अकेले होती है, आप ही का स्वभाव बदल जाता है, आप ही का स्वभाव बदल जाता है। तो इस पे हमें जागरूकता करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इसको नजरअंदाज करके भी चला नहीं जा सकता है। थोड़ा सा उसको जागरूक कर दें कि महिला भी हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं, और आधी आबादी को अगर हम काट के चले तो अब संभव नहीं है सर। और उनकी साथ होना जरूरी है, उनकी साथ भी बहुत जरूरी है। तो व्यक्तित्व तो आपकी अच्छा होना ही चाहिए सर। एक कहावत है ना कि आप कितने अच्छे हैं ना, आप जब दुनिया छोड़ कर जाते हैं ना तब आपके बारे में तब जो पता चलता है, वो पता चलता है। तो आप अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाए ना कि कल के डेट में आप ना भी रहे ना तो लोग आपकी क्लैपिंग करें कि यार क्या बंदा था यार, मजा आ गया। तो थोड़ा सा आप अपना नजरिया बदलें, वो आपसे अलग नहीं है, हमारे घर की बाहर की महिला है। तो थोड़ा सा बस, और कुछ नहीं, बच्चों में ड्यूरिंग द पढ़ाई ही मैं सिखाते चलता हूँ, क्योंकि अचानक से बदलाव नहीं आते हैं, ओवरनाइट कुछ भी बदलाव नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा हर टीचरों को ये जरूरत है कि बच्चों को समझाते चले, धीरे धीरे हाँ, उनके व्यक्तित्व को भी ठीक करते रहना है, व्यक्तित्व को भी सजाते संवारते रहना है, और उनकी पढ़ाई को भी लेके चलते रहना। सर आजकल जो कोटा में ये हालिया घटनाएं हो रही हैं, बच्चे एक लेटर लिख देते हैं माँ के नाम, पिताजी के नाम, और कुछ ऐसा कर लेते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, उनके लिए और उनके परिवार के लिए, दोनों के लिए वो ठीक नहीं है। लेटर लिख दिए और अपने साथ गलत कर दिए। आप इस संदर्भ में इस पूरे चीजों को किस नजरिए से देखते हैं सर? कि ये तो एकदम डरावनी बात है, जो चोट देती है एक इंसान को, अगर आप जिंदा दिल इंसान है तो। और मैं न्यूज देखता हूँ, लास्ट ईयर भी लगभग 29, अगर मैं गलत ना नहीं हो तो 29 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। इस साल भी आंकड़ा, अभी 2024 में भी लगभग 7 हम प्लस में हो चुके हैं, अभी अप्रैल ही आया है। तो इसमें मैं मानता हूं कि हमारे तीनों समाज के 3 जो पहलू हैं, तीनों का फेल्यूर है। 3 पहलू कौन कौन? हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर और हमारे गवर्नमेंट। इसका तीनों का ये सम्मिलित रूप से फेल्यूर है। पेरेंट्स कैसे? पेरेंट्स आज के तारीख में क्या हो गया ना कि बच्चा, खास करके हमारे नॉर्थ इंडिया में, आप अगर नॉर्थ इंडिया को गौर से देखें, हिंदी भाषी क्षेत्र जहां भी है, बच्चे जन्म से पहले उन पर थप्पा लगा दिया जा रहा है कि बेटा हुआ तो इंजीनियर बनेगा, बेटी हुई तो डॉक्टर बनेगी। अब उस बोझ से इतना दब जा रहे हैं, एक समाज का बहुत बड़ा बोझ उन पर कि समाज के सामने हमको टॉपर मेंटेन रखना है।
बहुत सारे बच्चे अभी जो जिस बच्चे की आप बात बोल रही हैं उनका नोट्स में मैं पढ़ा कि मैं अब दुनिया छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं जी क्रैक नहीं कर रही, जी नहीं कर पाई। अब सोच कर देखिए कि क्या हमारा एक जी या एक सरकारी नौकरी ही जीवन है सर? बिल्कुल जीवन का आधार ही नहीं है। तो फिर मिसलीड कहाँ पे हुई चीजें कि बच्चे इस फैसला तक पहुंच जा रहे हैं कि अब हमको दुनिया छोड़ देना है, अब ये नहीं मिला तो दुनिया यहाँ से खत्म। ये शायद हम लोग का एक बोलूं तो सम्मिलित रूप से मिसलीडिंग है सर। सरकार अगर अच्छे से पढ़ाए, मैं मानता हूं क्योंकि मैं भी इंजीनियर रहा हूं तो मैं मानता हूं कि हमारे सिलेबस में जो 10th-12th में जो सिलेबस है और डायरेक्ट आईआईटी में जो पूछे जाते हैं वो लेवल दोनों में बहुत आसमान और जमीन का अंतर है सर। हम जो पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक और जो उसका लेवल होता है वो मुश्किल आते हैं, नो डाउट। अब सरकार को भी क्या चाहिए इसमें कि सर थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चले, वो तैयारी थोड़ा सा इंक्लूड करे, 6, 7, 8 से बच्चों को थोड़ा वो लेवल दे, धीरे धीरे अभ्यस्त करवाएं उस समय करें, अब करें। टीचरों का काम क्या है सर? बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो बड़े बड़े हैं, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो आप जाओगे ना तो एक फैक्ट्री की तरह है। अगर बेटा तुम सिलेक्शन नहीं लिए बस जीवन यहीं पे तुम्हारा खत्म है। पेरेंट्स पहले से है अपने समाज में बना के रखे और बाहरी डॉक्टर बनने जा रहा है। अब वो डॉक्टर बन के डेली फोन करके आप बच्चों से पूछ कहाँ रहे हैं भाई साहब कि बच्चा तुम्हारा हाल चाल कैसा है, बस हर बार फोन पर एक ही आदेश दे रहे हैं, वेट कर रहा हूं तुम्हारा कितने मार्क्स आए। और इंस्टीट्यूट वाला कहाँ गलत कर रहे हैं? बच्चों से मतलब पर्सनली मिलने के बजाय आपका स्कूल पेरेंट्स को भेजा जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों से मिले, जहां पर कोई बच्चा दिक्कत है नहीं समझ पा रहा, समझाए। और मैं मानता हूँ साहब कि सारे बच्चों के लिए आईआईटी नहीं है, ये टीचरों का जिम्मेदारी है। पहले क्या होता था, कुछ इंस्टीट्यूट जो पहले थे वो उतने ही बच्चों का चयन लेते थे जितना हम करवा सकते थे। अब ये समय बढ़ा, अब एक बिजनेस भी है सर, एक बिजनेस भी है। मैं टीचर होकर भी थोड़ा सा मैं बियॉन्ड द सब्जेक्ट जा रहा हूँ, लेकिन ये समझना होगा कि सर बिजनेस नहीं है। अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप तो समझ रहे हैं ना, उसको डायरेक्टली आप समझा सकते हैं ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बेटा तुमने भी बस आप मोटिवेट खोलो ना। आज आप कोई भी चैनल खोल लो, मोटिवेशन गुरु का तो लाइन लगा हुआ है भारत में। मैं क्या बोल रहा, हाँ, जितने फ्रस्ट्रेट नहीं है उतना इन्फॉर्मेशन है मार्केट में, उतना मोटिवेशनल गुरु है मार्केट में। अब बच्चा चाहे तो जाए कहाँ, बच्चों को फील क्या हो रहा है, यार मैं कर सकता हूँ, गुरुजी ने बोला है मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब 2 इम्तिहान पास आते हैं फिर बच्चों को समझ में आता है नहीं यार कुछ तो रह गया बात। तो हम तीनों को सम्मिलित रूप से इस पर सोचने की विषय है। और हाँ, इसको हम लोग नेक्स्ट मतलब शून्य की तरफ तो ले जा सकते हैं। थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी, बच्चों से कम्युनिकेट करना होगा सर। बच्चा कोई मशीन नहीं है सर कि आप मशीन में बस एक बार प्रोग्रामिंग सेट किया अब वो बंदा डॉक्टर बन के निकलेगा, हाँ इंजीनियर बन के ही निकलेगा। तो बच्चों से थोड़ा बात करें, कम्युनिकेट करें, तो बच्चा क्या चाहता है। तो मुझे लगता है कि खास करके यहाँ पर रोल पेरेंट्स का ज्यादा बढ़ जाता है। थोड़ा सा बात करें, डेली कम्युनिकेट करें, उसका भी सुने कि बच्चा क्या करना चाहता है, उनका मन क्या है। हाँ, उनका मन क्या है, बहुत जरूरी हो जाता है। विद्यार्थी के मन का नहीं होता है तो घबराने लगते हैं कि ये उनके हिसाब से रिजल्ट नहीं आया, जो वो सोच रहे थे कि मेरा इस बार इतना नंबर आएगा, इस बार तो सिलेक्शन मेरा हो ही जाना है। जब उनके मन का ना होता तो घबराने लगते हैं, ये प्रतियोगी परीक्षा हमसे हो ही नहीं सकता, इसके लिए हम बने ही नहीं हैं, इसको छोड़ देंगे। तो इस स्थिति में सर उनको क्या करना चाहिए? देखिए इस स्थिति में बच्चों को मन का सुनना चाहिए, लेकिन हाँ कुछ जरूरतें भी होती है हमारे घर की जो अलाउ नहीं करती है कि आप मन की कुछ और बात सुने। मान लीजिए कि घर में जरूरत है कि सबसे पहले एक नौकरी चाहिए आपको, तो आपके पास कोई चॉइसेस नहीं है सर, आपको एक नौकरी के लिए मेहनत करना होगा। हाँ, आप कुछ बन जाते हैं ना तो आप अपने से नीचे वाले सक्सेसर को चॉइसेस दे सकते हैं। तो ये डिपेंड मैरिज पर्सन टू पर्सन करता है। लेकिन एक बात सत्य है कि सफलता का एक राज सिर्फ सीमित सरकारी नौकरी या मेडिकल या इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए। आज जो बच्चे हैं वर्सटाइल हो रहे हैं, मैं पर्सनली बहुत बच्चों को जानता हूं जो वर्सटाइल है, पढ़ने में भी अच्छा है, म्यूजिशियन बहुत अच्छा है,
सिंगर बहुत अच्छा है, डांसर बहुत अच्छा है। तो कैरियर आज जो बदलता भारत है जी इसमें कैरियर की अपॉर्चुनिटी असीम है सर, असीम है। बस आपको वो इनर टैलेंट से अपने मन को कनेक्ट करना होगा। जिस दिन आप उसको कनेक्ट कर लेंगे ऐसा आप कुछ भी कर सकते हो। एक था ना सर, केडी का ही बच्चा, हम भी जानते हैं, शायद उसको आप भी जानते होंगे, राज बहादुर करके। एग्जैक्टली, मेरा भी बात करते समय उसका इमेज दिमाग में चल रहा था। जी जी वो डीआईडी रिटर्न बंदा है और क्या भाई साहब उसके स्टेप्स हैं। हाल ही के दिनों में नीतू मैम एक सेमिनार किए थे हम लोग, उसका परफॉर्मेंस दिल्ली तक वायरल हो। नीतू मैम खुद बोल रही हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बंदा मतलब एक नॉर्मल बंदा है। लास्ट में तो करके वैसे बिल्कुल हो रहा है, सबके मुंह से शॉकिंग था। हाँ। उसके हर एक स्टेप पे क्लैपिंग था, ऑडियंस एकदम स्तंभ थे, समझ में नहीं आ रहा था। तो असीम टाइम मैं भी पहली बार ही देखा। वैसे ही एक सुमन बच्ची थी, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे और बच्चियां थी जो पहली बार में मिला उनसे कि इनकी इनर टैलेंट पता नहीं कितने भरे पड़े हैं लोग। तो एक हमारा जमाना था और एक अब का जमाना जब मैं देख रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि बच्चे बहुत टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है। तो हमारे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, उनको ऑप्शन देना चाहिए, ऑप्शन देना चाहिए। जिसे चूज बिल्कुल बिल्कुल, समय बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, तो आप थोड़ा सा रिलाय करें बच्चों पर, वो अच्छा कुछ भी कर सकता है। जी अब तो सर इंटरव्यू लगभग अंत के कगार पे है, तो थोड़ा सा आपका ये व्यक्तिगत सवाल है, आप चाहें तो इस सवाल से बच भी सकते हैं, इसका जवाब ना भी दे सकते हैं। ये है कि क्लासरूम में आपका प्यार विद्यार्थियों के प्रति दिखता है क्या? बहुत प्यार करते हैं उनके करियर से, उनसे कि उनको अच्छा करियर मिलना चाहिए, ये झलकता है। क्या कभी गौरव सिंह किसी महिला मित्र से प्रेम किए हैं? ये थोड़ा कठिन सवाल है और थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा कठिन सवाल है, क्योंकि ये आप अपने घर को भी ये ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिएगा। ये सही है, लेकिन अब समझना होगा कि प्रेम आप बोलते किसको है। प्रेम से कोई बच पाया है क्या? प्रेम तो एक एहसास है, एक फीलिंग है, उससे कोई बचा नहीं है। जब भगवान नहीं बच पाए तो हम इंसान कैसे बच सकते हैं? लेकिन आपको तय करना होगा जो आज का प्रेम है और एक हमारे जमाने का प्रेम था। अंतर है, अंतर है। हमारे जमाने में तो बिना कहे भी बहुत कुछ कहा जाता था, लेकिन आज क्या है, खामोश थे सिसकियां कह गए। बिल्कुल। और आज क्या है कि आप देखते होंगे कि एक बार फोन नहीं उठा, फोन वेटिंग पे, ब्लॉक, दूसरा हम फिर से ट्राई करेंगे। तो ये चीज आज प्रेम नहीं है सर। हमारे यहाँ था बीइंग द लव, हम लव में थे, प्रेम में थे, और अब बच्चे फॉलिंग इन लव, अपने आप को लव में इतना गिरा दे रहे हैं कि फिर वो उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको गिरना भी नहीं है। प्रेम तो ये कहता है सर कि आप मेरे लिए गिरो नहीं, बराबरी करो ना, साथ चलो ना, हाथ पकड़ के साथ चलते रहना। जी प्रेम का मतलब है एहसास है। अब तो ये ऐसा हो रहा है ना, मान लो आप घर का जो पिलर भी बनाते हैं, देखते हो पिलर भी दूरियां पर होती है, अगर पास होता तो घर गिर गया होता। आज बच्चे क्या कर रहे हैं ना, पास आएंगे और वो गिर जा रहे हैं। ये तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं। पिलर दुनिया में है, दुनिया पर है, इसीलिए तो घर हमारा टिका हुआ है। मतलब जितना दूर रहेंगे प्रेम उतना गहरा रहेगा। प्रेम का मतलब ये है ही नहीं मिलन। प्रेम का मतलब मिलन कहाँ है? क्या मेरा मिल पाए? बहुत सारे ऐसे जो मिल ही नहीं सकते। प्रेम का मतलब तो है सर कि हमारे मतलब वो जो है ना, हमारे एहसास के साथ चलना। किताबों से प्रेम, अगर आप प्रेम किसी से भी करते हैं, जिंदगी समझ जाती है। आप किताब से करो, मैथ से करो, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। तो अब इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, हमारे टाइम में प्रेम का परिभाषा अलग था। अब मैं बच्चों को यही सलाह दे देता हूँ कि बी द लव करो, फॉल इन लव मत करो यार। हम लोग के साथ रहेंगे, लेकिन लव में गिरेंगे नहीं। तो अब इससे मैं बताता हूँ, जैसे सर कहता है ना, तू मुझे जान ले, मैं तुझे जान लूं, तुम भी पहचान ले, मैं भी पहचान लूं। प्यार का व्याकरण बहुत ही सरल जाने मन, तू मेरी मान ले, मैं तेरा मान लूं। बिल्कुल। तो सर लास्ट में करते करते एक चीज, एसएससी के लिए कौन सा किताब सर? एसएससी के लिए किताब अगर मैं बात करूं तो आप कहीं भी एक टीचर से पढ़ रहे हैं तो उनके नोट्स P/Q
खास करके 2-3 सालों का, और मॉक। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और एसएससी के लिए पढ़ाई ऑनलाइन या ऑफलाइन? अगर आप की बेसिक थोड़ी कमजोर रही है तो पहले ऑफलाइन देन ऑनलाइन, साथ में कुछ भी नहीं, पैरेलल नहीं चलना है सर, मतलब साथ साथ नहीं, मतलब पहले ऑफलाइन। अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो पहले आप ऑफलाइन कर लें, फिर ऑनलाइन। आप थोड़ा सा आपका बेसिक बहुत अच्छा होता है जी। तो रिवीजन के तौर पर कभी ऑनलाइन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद चलिए। सर।